फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूं और इसमें विशेष रूप से लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात हम करेंगे, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी के कई महत्वपूर्ण पहलू आपकी समझ में आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। रिजर्व बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस भी करनी पड़ती है और उसको एवरी 2 मंथ्स आरबीआई उसे रिव्यू भी करता है। और रिव्यू करते समय भी बहुत से डिसीजंस वो लेते हैं जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब प्रश्न आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी के स्पेसिफिकली 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इन्फ्लेशन को चेक करना और दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर ना होने देना, उसको कंटिन्यूअस बेसिस पर बूस्ट मिलता रहे, ऐसी होनी चाहिए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके लिए आरबीआई को इकोनॉमी में लिक्विडिटी का एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन करना पड़ता है और उसको मेंटेन करने के लिए पहले लिक्विडिटी को मेजर किया जाता है, उसको फिर ये देखा जाता है कि ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्ब करते हैं और रिक्वायरमेंट से कम होती है तो इन्फ्यूज करते हैं। और यही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट, इसको कंट्रोल और पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा लिक्विडिटी प्रॉपर्ली मैनेज हो जाती है तो इन्फ्लेशन भी उस लिक्विडिटी के मैनेजमेंट के माध्यम से ऑटोमेटिकली मैनेज होता चला जाता है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए जो हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैं M1, M2, M3। M1 हमारा नैरो मनी है, M3 हमारा ब्रॉड मनी है। और ब्रॉड मनी में आप जब जाएंगे तो M1 में यहां से शुरू करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, छोटा कॉन्सेप्ट है। M3 में आपके डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स भी सारे आ जाते हैं, इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। और इसी से लिक्विडिटी का मेजरमेंट होता है, ये हमारी सही लेवल पर है, कम है या ज्यादा है। और कम ज्यादा जैसे ही होती है तो इसके लिए फिर मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास मॉनेटरी टूल्स हैं और उन टूल्स को यूज करके इसे मैनेज किया जाता है। कौन से टूल्स हैं? ये टूल्स हैं हमारे पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इनमें से बहुत कुछ इनके विषय में आप जानते हैं, बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं वो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले रेपो रेट है क्या? वन लाइनर डेफिनेशन, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। और जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लेंड करता है तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा जाता है, यानी इसे हम मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए इस्तेमाल करता है आरबीआई। और रिवर्स रेपो रेट की क्या डेफिनेशन? रिवर्स रेपो रेट is the rate at which RBI borrows from commercial banks। जब बोरो करता है तो वहां से पैसा उठ के आरबीआई के पास आ जाता है और ये लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे 2 बड़े मेजर ये रेशियोज हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी CRR, SLR। इसके माध्यम से भी लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है। अगर CRR बढ़ता है
तो लिक्विडिटी रिड्यूस होती है, CRR घटता है तो लिक्विडिटी मार्केट में, इकोनॉमी में बढ़ती है। SLR का भी सेम इम्पैक्ट आता है, SLR बढ़ता है तो लिक्विडिटी कम होती है और SLR घटता है तो लिक्विडिटी मार्केट में, इकोनॉमी में बढ़ती है। और इसी को इस्तेमाल करके RBI लिक्विडिटी को मैनेज करता है। अब हमको CRR और SLR के विषय में पर्टिकुलरली थोड़ा डिटेल में जानकारी हासिल करनी चाहिए। CRR है क्या? CRR इज द कैश रिजर्व रेशियो। क्या माने every scheduled commercial bank has to maintain a cash balance with RBI at a fixed percentage of their NDTL as decided by RBI from time to time। यानी RBI समय समय पर जो एक रेट डिसाइड करता है कि इतना आपको अपने करंट अकाउंट में कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा हमारे साथ, और वो CRR के लिए रखते हैं। एट प्रेजेंट इसका रेट है 4% ऑफ देयर NDTL। कोई इसका मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है, नो फ्लोर नो सीलिंग रेट, बट प्रेजेंटली इट इज 4% ऑफ द NDTL। आगे देखते हैं SLR क्या है। SLR है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एवरी बैंकिंग कंपनी, यानी ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों पर लागू हो रहा है प्रोविजन, हैज टू मेंटेन अगेन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर NDTL इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और ट्रस्टी सिक्योरिटीज और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। नॉर्मली दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज रिजर्व्स। और प्रेजेंटली इसका रेट है 18% ऑफ द NDTL। इसका कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम एज पर लॉ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 40%। ये हमारे CRR और SLR के बारे में जानकारी हो जाती है। यहां पर यह भी जरूरी होता है कि आप ये जानें कि NDTL के कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो इसमें बैंक की सारी डिमांड और टाइम लायबिलिटीज इंक्लूड होती हैं, लेकिन बैंक का पेड अप कैपिटल, उसके रिजर्व्स, एनी क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी बोरोइंग्स फ्रॉम एनी अदर बैंकिंग कंपनी और फ्रॉम एपेक्स लेवल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक RBI, NABARD, SIDBI एटसेट्रा, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एग्जामिनेशंस में इस पर कैलकुलेशन के लिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यदि हमने CRR SLR को एज पर प्रेस्क्राइब्ड रेट मेंटेन नहीं किया तो RBI हमारे ऊपर पेनल्टी इंपोज करता है। CRR हमको डेली एवरेज बैलेंस पर भी मेंटेन करना पड़ता है और रिपोर्टिंग फ्राइडे को भी करना पड़ता है। डेली एवरेज आजकल 80% चल रहा है और रिपोर्टिंग फ्राइडे 100% हमेशा से ही होता है। कोविड की वजह से ये घटाया है, नहीं तो डेली एवरेज बेसिस पर भी हमें 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट जरूर करना पड़ता था। अभी ये 80% चल रहा है। अगर हमने इसे प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज के हिसाब से मेंटेन नहीं किया तो RBI हमें फर्स्ट डिफॉल्ट के केस में बैंक रेट प्लस 3% की पेनल्टी चार्ज करता है, और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तो फिर ये बैंक रेट प्लस 5% हमसे पेनल इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, हमारा अकाउंट डेबिट कर देता है और हमें बाद में डेबिट एडवाइस इसकी मिल जाती है। यही प्रोविजंस आपके SLR पर भी लागू हो जाते हैं। SLR रिपोर्टिंग फ्राइडे को 100% ही करना होता है, इसमें डेली एवरेज बैलेंस का प्रोविजन नहीं है, और इसमें भी अगर मेंटेनेंस आपका डिफॉल्ट होता है तो फर्स्ट डिफॉल्ट 3% प्लस बैंक रेट एंड सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट 5% प्लस बैंक रेट पर पेनल्टी चार्ज कर लेता है RBI, और डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तो फिर हमारे खिलाफ यानी बैंक के खिलाफ वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अब कई बार ये भी प्रश्न उठता है, RBI भी इस पे विचार करते हैं और बैंकर्स को भी ये लगता है कि ये रिजर्व रेशियोज RBI ने हमारे ऊपर
जबरदस्ती लगाए हुए हैं और इससे हम मार्केट में बहुत अधिक क्रेडिट नहीं दे पाते हैं। फिर ये आता है क्या ये केवल इंडिया में है? तो ऐसा नहीं है। इसका उत्तर मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से देने का प्रयास किया है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज के नाम और उनके यहाँ भी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है बैंकों की वो मेंशन की हुई हैं, और ये वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज में सभी बैंकों को लगभग मेंटेन करने पड़ते हैं। कहीं कहीं नहीं भी हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां ये रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको काफी उपयोगी सिद्ध होगी और इसमें जो आपके कुछ गैप और डाउट्स रहे होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाते हैं। और मैं आपको अंत में एक अपनी अपील करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा दें जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।